नमस्कार साथियों, अवस्थी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आज हम लोग आपके बीच में लिंग निर्धारण वाला टॉपिक लेके आए हैं। असल में क्या होता है कि संस्कृत जब व्याकरण का अध्ययन हम लोग करते हैं तो यहाँ पर है ना, लिंग का पता करना बेहद जरूरी होता है। कई बार हमें पता ही नहीं चल पाता कि कौन सा शब्द किस लिंग से रिलेटेड है, कौन सा किस लिंग का है। तो इन शब्दों के लिंग निर्धारण के कुछ नियम होते हैं दोस्तों। तो उन नियमों को लेके जो सामान्य नियम जो होते हैं उनकी चर्चा मैं आपके बीच में करूंगा। सबसे पहले जैसे कि हम बात करें, टॉपिक है हमारा लिंग निर्धारण, और इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे सामने जो आवश्यक जानकारी होगी उसको हम लेके आपके बीच में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको हमने बताया कि जैसे राम नाम का कोई व्यक्ति है, रमा नाम की कोई औरत है, और दोस्तों फल एक आपका खाद्य पदार्थ है। तो इन तीनों में जब हम बात करेंगे तो देखिए, हमें राम नाम का व्यक्ति है, जो राम एक नाम है पुरुष का, इससे हमें पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है। दूसरा रमा एक नाम है स्त्री का, तो पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है। और फल एक खाद्य वस्तु है, इसलिए हमें पता चल गया कि ये आपका नपुंसक लिंग है। तो इन तीनों लिंगों का निर्धारण किस मापदंड के आधार पर किया जाता है, ये चीजें आज हमको पता करनी है साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राम पुल्लिंग हो गया, रमा स्त्रीलिंग हो गया, और फल आपका नपुंसक लिंग हो गया। तो इनमें सबसे विशेष बात यह है कि इनको हम लोग प्रत्ययों के आधार पर गणना करते हैं। किसके आधार पर गणना करते हैं? प्रत्ययों के आधार पर। यानी कि ऐसे कौन कौन से प्रत्यय हैं जो पुरुषवाची पदों की बात करते हैं, कौन कौन से प्रत्यय ऐसे हैं जो स्त्रीवाची पदों की बात करते हैं, और कौन कौन से प्रत्यय ऐसे हैं जो आपके नपुंसक लिंगवाची पद बनाते हैं। तो सबसे अहम बात जो है वो क्या है? प्रत्ययों के आधार पर हम लोग लिंग निर्धारण करते हैं। तो प्रत्ययों के आधार पर जब लिंग निर्धारण करते हैं दोस्तों, तो इस श्रृंखला में उन प्रत्ययों का ज्ञान करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि मैंने जब आपको प्रत्यय प्रकरण पढ़ाया है तो बहुत अच्छे से सारी बातें आपको क्लियर भी कर दी थी कि दोस्तों यहाँ पर ये प्रत्यय ऐसे पद बनाएगा, इसका प्रयोग यहाँ होगा, इस अवस्था में होगा, सारी चीजें आप प्रत्यय प्रकरण के अंदर आराम से सीख सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये चाह रहा था कि कहीं ना कहीं आपको इस टॉपिक में समस्या तो झेलनी पड़ती ही है कि जैसे कल हम लोग अशुद्धि संशोधन की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको कई सारे शब्द ऐसे बताए जिनमें एक से अधिक लिंग था। जैसे मोदक शब्द को लेकर बात करी थी, तो इसमें पुल्लिंग प्लस नपुंसक लिंग दोनों लिंग थे। तो कैसे अनुमान लगाएंगे कि ये पुल्लिंग का रूप है, और कैसे अनुमान लगाएंगे कि ये नपुंसक लिंग का रूप है? तो दोस्तों, एक सामान्य सी बात ये भी निकल के आती है कि जैसे आकारांत शब्द जो भी होगा उनमें हमने छोटे आ की, छोटी ई की और छोटे ऊ की मात्रा को लेकर बात करी है। कहने का मतलब पुरुषवाची पद जो होंगे वो आकारांत, इकारांत और उकारांत होंगे, और कई बार ऋकारांत भी होते हैं। तो इन चीजों के लिए मैंने आपको शब्दरूप प्रकरण में भी थोड़ी सी जानकारी मुहैया कराई थी। मित्रों, स्त्रीवाची पदों में जब हम बात कर रहे थे तो सामान्यतः मैंने आपको बताया कि आकारांत, इकारांत, उकारांत प्लस ऋकारांत, यानी कि स्त्रीवाची पद भी आपके इन तरीके के होते हैं। और नपुंसक लिंगवाची जो पद होते हैं उनमें मैंने आपको हलंत शब्दों के बारे में जानकारी बताई थी कि हलंत शब्द जो भी होंगे प्लस ऐसे शब्द जिनमें पीछे मां जुड़ा होगा तो उनको अपन मकारांत बोलेंगे। हलंत हो चाहे मकारांत हो, कहने का मतलब जिन शब्दों में हलंत लगा होगा वे सारे शब्द लगभग नपुंसक लिंग की श्रेणी में आते हैं, कुछ एक को छोड़कर। कुछ एक अपवाद तो हर जगह होते हैं मित्रों। अच्छा, मकारांत से मतलब क्या है कि जिन शब्दों के पीछे मां हलंत युक्त लगा हुआ हो, जैसे पुस्तक में जोड़ दिया मां तो पुस्तकम हो गया, फलम हो गया, वनम हो गया, पत्रम हो गया, तोयम हो गया, सलम हो गया, नीरम हो गया। तो ये सारे पद जो है दोस्तों नपुंसक लिंग की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो कहने का जो मेरा भावार्थ है वो ये भी है कि ऐसा आवश्यक भी नहीं है कि छोटी की मात्रा के पद केवल पुल्लिंग ही होंगे, वो स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं। जैसे गति, मति, नति, सती, नीति, इस तरीके से ये आपके स्त्रीवाची पद भी हो जाया करते हैं। और बात करें तो हरि, मुनि, कवि, रवि, ये आपके पुल्लिंग के हो जाया करते हैं। अच्छा, मति पद को लेके बात करें तो मति स्त्रीवाची होता है। तो इन चीजों का निर्धारण करने के लिए हमको सबसे पहले आधार बिंदु कौन सा बताया गया है? प्रत्यय का आधार बिंदु बताया गया है। प्रत्यय के आधार पर हम लोग लिंग निर्धारण
निर्धारण करना आज सीखते हैं दोस्तों। जैसे मोदक को अपन हम बात करेंगे तो पुल्लिंग में मोदक जो है वो मोदक के रूप बनाएगा, और नपुंसक लिंग में जब बात करेंगे तो ये मोदकम रूप बनाएगा। अब पुल्लिंग में इसके रूप राम की तरह चलेंगे क्योंकि अकारांत है। पुल्लिंग में ये मोदक है, मोदका और मोदकम रूप बनाता है दोस्तों, ऐसे करके। और नपुंसक लिंग में इसके रूप मोदकम, मोदके, मोदकानी, इस तरीके से हमारे रूप तैयार हो जाया करते हैं। तो साथियों यही सबसे अहम बात यहाँ पर निकल कर आती है कि जो भी आपका शब्द है उसमें कौन सा लिंग बनेगा। इस लिंग निर्धारण के संबंध में हम आपको कुछ प्रत्ययों की चर्चा लेकर आए हैं, तो वो प्रत्ययों की चर्चा आपके समक्ष यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले लिंग निर्धारण का टॉपिक है हमारा क्लियर। हमने ऊपर हेडिंग डाला हुआ है कि पुल्लिंग शब्दों के बारे में हमको चर्चा करनी है। पुल्लिंग का संकेत हम हमेशा पी से करते हुए आते हैं, तो पी फॉर पुल्लिंग जब हमने आपको बता दिया है तो यहाँ पर सीखते हैं हम लोग। सबसे पहला बिंदु यहाँ लिखा है घय्य प्रत्यांत, यानी कि ऐसे शब्द जिनमें घय्य प्रत्यय लगा हुआ हो, ऐसे शब्द जिनमें घय्य प्रत्यय लगा हुआ हो उनको अपन घय्य प्रत्यांत शब्द बोलते हैं। और घय्य प्रत्यांत के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि घय्य जो है प्रत्यय, उसको मैंने आपको पढ़ाया है, उसका आशेष रहता है। और घय्य का जब आशेष रहता है तो जब किसी धातु में अपन घय्य प्रत्यय जोड़ेंगे तो धातु की उपधा में वृद्धि करता है ये, प्लस बात करें तो अंतिम हलंत वर्ण को पूरा करता है। अब यहाँ पे देखिए पाक है, राग है, पाठ है, नास है, दा है, ये शब्द आपके लिखे हुए हैं। इनके अलावा मैं एक शब्द आपको बोलता हूँ, रम धातु में जब हम घय्य जोड़ते हैं तो दोस्तों ये राम है रूप बनता है। तो कहने का मतलब घय्य प्रत्यय का आशेष बचता है और जिन शब्दों के अंत में आ बचता है वे शब्द आपके अकारांत होते हैं, और अकारांत होते हैं तो उन सबको अपन किसके अंतर्गत रखेंगे, पुल्लिंग के अंतर्गत रखेंगे। जैसे पच धातु में जोड़ा घय्य तो पाके रूप बन गया। अब पाके जो है उसमें का में आ लगा हुआ है। ऐसे रंज धातु में घय्य जोड़ा तो रागे रूप बन गया। पठ धातु में घय्य जोड़ा तो पाठे रूप बन गया। ऐसे ही नस धातु में घय्य जोड़ा तो नासह बन गया। और दोस्तों दह, दह माने जलना, और दह में हम लोग जब घय्य जोड़ेंगे तो ये दाह रूप बनेगा। तो यहाँ बात निकल के आती है कि असल में जो भी आपके धातु हैं उनमें हम घय्य जब जोड़ेंगे तो उपधा में वृद्धि तो ये करेगा ही करेगा, प्लस उपधा में वृद्धि के साथ साथ एक नया काम और करता है। ये कौन सा, कि अंतिम हलंत वर्ण को पूरा करता है। कहने का मतलब इस प्रत्यय का अंत में जुड़ता क्या है, आ जुड़ता है, आकारांत शेष रहता है। तो जितने भर भी रूप आपके आकारांत होंगे, कहने का मतलब ये सारे शब्द आकारांत हैं, और आकारांत शब्दों के रूप इसकी तरह चलेंगे, राम की तरह। दोस्तों मैंने राम के रूप आपको बना के बता ही दिए थे, और राम के रूपों में ये चीज आपको क्लियर भी कर लेनी है। क्लियर क्या करना है, जैसे राम के रूपों में रामः, रामौ, रामः, रामं, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामै, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामस्य, रामयो, रामाणाम, रामे, रामयो, रामेषु। इस तरीके से रूप आपको तैयार करने हैं सारे लिंगों में और सभी विभक्तियों के वचनों में। दोस्तों लिंगों में जैसे कि अब हम पुल्लिंग के पढ़ रहे तो पुल्लिंग के रूपों की बात होगी, स्त्रीलिंग के पढ़ेंगे तो स्त्रीलिंग की बात होगी, नपुंसकलिंग के पढ़ेंगे तो नपुंसकलिंग की बात होगी। जैसे पाके शब्द है मान के चलिए, जैसे राम के बनाए थे हमने राम है, रामू, रामा। पाक के बनेंगे पाकह, पाको, पाका। राग के बनेंगे राग है, रागो, रागा। पाठ के बनेंगे पाठ है, पाठो, पाठा। दोस्तों ऐसे ही हम लोग शब्द है हमारा गीत, तो गीत शब्द में हम जब बात करेंगे तो गा धातु में हम जब जोड़ेंगे इस तरीके से, और प्रत्यय कौन सा जोड़ेगा, गा धातु में कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, क्यत प्रत्यय, तो गीत रूप बनेगा। और गीत रूप जब बनेगा तो वो भी अकारांत रूप आता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक नई बात और आ जाती है कि कहने का मतलब जिन शब्दों में आपका क्यत प्रत्यय जुड़ेगा, तो क्यत प्रत्यांत शब्द भी आपके होने को तो तीनों लिंगों में होते हैं, लेकिन जब बात पुल्लिंग की आ रही है तो क्यत प्रत्यांत शब्द जो भी होंगे उनको भी अपन पुल्लिंग के अंतर्गत रख के बात कर लेंगे, क्योंकि उनमें भी ता में आशेष बचता है। ठीक है साथियों, तो
सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये भी थी कि देखिए गई प्रत्यांत की बात हो गई, राम की तरह रूप बनाना सीख गए। अब आपके आती है अप प्रत्यांत शब्द। अप का मतलब जैसे अपन अप को लेके बात करते हैं तो अप को लेके एक नई बात निकल के आती है, क्या समझिए। जैसे मैंने बोला आपको अप प्रत्यय, अप का पा जो है वो हलचल से संज्ञा हो जाती है, केवल क्या बचता है आ बचता है। तो जब हम जैसे क्री धातु है, ग्री धातु है, जैसे देखो क्री, क्री में अप जोड़ा, ऐसे ही ग्री, ग्री में अप जोड़ेंगे, ऐसे ही य धातु यू य जो भी है, तो यू धातु एक तरह से आप बात करेंगे तो इसमें अप जोड़ने पर आपका जब रूप बनेगा। ऐसे लुइये धातु होती है, लुइये, इसमें अप जोड़ेंगे तो आपका लब रूप बनेगा। ऐसे पुइये धातु होती है, पुइये, तो इसमें अप जोड़ेंगे तो आपका पब रूप बनेगा। कहने का मतलब अप प्रत्यांत शब्द जो होंगे वो क्या करेंगे, इनकी उपधा को अपन गुण करते हुए बात करेंगे। जैसे री का अर हो गया तो क्री का कर बनेगा और अंतिम हलंत वर्ण को ये आ पूरा कर देगा। गिरी में री का अर हो गया, गर रूप बना, रा हलंत वाला है उसको आ पूरा करेगा। यू में बात करेंगे तो यू को गुण रूप में ओ करेंगे और ओ का अब करते हुए यू को यव कर देंगे। तो आपका इस तरीके से ऐसे लुइये में उ को पहले गुण करेंगे और फिर ओ को अब करते हुए लब रूप बनाएंगे, ऐसे ही अब रूप बनाएंगे। तो साथियों यानी कि अप प्रत्यांत शब्द जो भी होंगे उनको भी अपन किसके अंतर्गत रखेंगे साथियों, पुल्लिंग के अंतर्गत। अब बात आती है अच प्रत्यांत शब्दों के बारे में। अच प्रत्यांत शब्दों में वही जो गुण आपका रूप आता है, जैसे ची धातु है, जी धातु है, छी धातु है, तो अपवाद में भयव रूप है, ये अपवाद अलग से चला जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें भी पीछे आ शेष बच रहा है, यहाँ भी पीछे आ शेष बच रहा है, यहाँ भी आ शेष बच रहा है। अब दोस्तों यज्ञ है, विस्मय, प्रश्न, यत्न है, ये नट प्रत्यांत शब्द है आपके। और बात करें तो एक शब्द वर्ण भी आता है यहाँ पर, विधि धातु से बनने वाला वर्ण शब्द भी आपका आता है, जैसे वर्ण है, यज्ञ है, विस्मय, प्रश्न, यत्न है। तो ये सारे शब्द जो है ये भी आपके कहते हैं नट प्रत्यांत। तो इनमें भी नाम है पीछे आ लगा हुआ है, और नट प्रत्यांत में बात करेंगे नाम में आ लगा हुआ है। तो सब में आपको मेनली बात निकल के आ रही है कि जिनमें छोटे आ की मात्रा आती है वो लगभग पुल्लिंग के पद होते हैं। तो ये बात आपके सामने लगभग सिद्ध हो रही है। दोस्तों आगे की प्रत्यांत शब्द जैसे संधि है, विधि है, निधि है, व्याधि है, आदि है, प्रधि है। ऐसे ही हमने आपको कल एक शब्द और बताया था आपको कि प्रत्यांत शब्दों के बारे में जब बात चल रही थी, तो जैसे प्रविधि, प्रविधि कहने का मतलब जिन शब्दों में पीछे धी लगा हुआ है वो मोस्टली आपके की प्रत्यांत होते हैं, और की प्रत्यांत शब्द भी आपके इसके अंतर्गत पढ़े जाएंगे। याद रखना इसमें ई शेष बचता है की प्रत्यांत शब्दों में, क्या शेष बचता है, ई शेष बचता है। और ई शेष यदि बचता है तो ये सारे शब्द जो है पुल्लिंग की श्रेणी में ही रखे जाएंगे। मित्रों आगे हमारी बात जो है क्या होती है, देखिए स्त्रीवाची पदों के बारे में। सबसे पहले पुल्लिंग पद तो हो ही गए, अब स्त्रीवाची पदों में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ कितन प्रत्यांत शब्द स्त्रियाम कितन नियम से, किस नियम से, स्त्रियाम कितन, स्त्रियाम कितन, ये वाला नियम जब हमारा पढ़ेंगे हम लोग तो स्त्रियाम कितन नियम से ये सारे के सारे पद स्त्रीवाची हो जाया करते हैं। स्तुति, कृति, प्रसूति, दृष्टि, ये सारे शब्द स्त्रीवाची माने जाएंगे। अब बात आती है ई प्रत्यांत, कहने का मतलब बड़ी ई की मात्रा जिनमें लगी हो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि छोटी मात्राएं लगभग किसके हिस्से में, पुरुष के हिस्से में, और बड़ी मात्राएं किसके हिस्से में, स्त्री के हिस्से में। ऐसा कुछ मैंने शब्द रूपों की चर्चा के टाइम पे आपको बताया था। तो दोस्तों यहाँ वही बात क्या है कि ई प्रत्यांत यानी बड़ी मात्रा, अवि, तरी, तंत्री, लक्ष्मी, ये सारे शब्द जो आपके आते हैं ये आपके बड़ी की मात्रा वाले शब्दों में बात करते हैं, तो वहां से निकल के आते हैं। जैसे स्त्रीवाची प्रत्ययों की जब हम बात कर रहे थे तो गीत प्रत्यय आपका जो होता है, गीत, गीत, गीस, गीत, इनसे बनने वाले जो शब्द होते हैं वो भी आपके स्त्रीवाची होते हैं। तो वहां से भी आप ये बात सीख के ला सकते हैं दोस्तों। अब आपको एक नई बात और क्या सीखनी है, ऊंग प्रत्यांत शब्द। ऊंग का मतलब होता है जिनमें ऊ की मात्रा बसती है, जैसे कि कुरु, कुरु शब्द जो है, ठीक है, ये ऊंग प्रत्यांत शब्द है आपका दोस्तों। ऐसे बधु शब्द जो है वो भी ऊंग प्रत्यांत शब्द है। तो कह रहे कुरु हुआ, गुरु हुआ, सॉरी गुरु नहीं, तरी, तंत्री, लक्ष्मी, ये भी आपके इनके अंतर्गत आ रहे हैं, ऊपर वालों के अंतर्गत दोस्तों। सेम लिख गए इधर, थोड़ा सा मतलब टाइपिंग मिस्टेक मान लो कि ये सेम लिख गए। ऊंग प्रत्यांत शब्द में जैसे कुरु हो गया, बधु हो गया,
ठीक है दोस्तों, ऐसे जानू हो गया। कहने का मतलब उन शब्दों में आपको स्त्रीवाची पदों के रूप में चर्चा कर लेंगे। आप प्रत्यांत शब्द यानी कि टाप, डाप, चाप, गाप, ये जैसे विद्या, लता, जला, त्वरा आदि जो शब्द हैं उनको अपन इसके अंतर्गत रखेंगे कि बड़े आ की मात्रा वाले शब्द जो ये आ जाते हैं। तो मैंने आपको ये भी कहा था कि पुरुषों के लिए छोटी मात्राएं और स्त्रियों के लिए बड़ी मात्राओं का विधान है। स्त्रियों के लिए कौन सी मात्राओं का विधान है? बड़ी मात्राओं का। यानी बड़ी मात्राओं से मेरा तात्पर्य यह है कि जिनमें बड़ी बड़ी मात्राएं होती है वो बड़ी मात्राएं होंगी। दोस्तों विंशति से नवनवति तक बात करें तो 20 से 99, कितने से कितने तक? यानी 20 से लेकर 99 तक ये जो संख्या आती है उन सबको स्त्रीलिंग में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? स्त्रीलिंग में रखा जाता है। और एक और विंशति शब्द भी आपका स्त्रीवाची है क्योंकि उसमें विंशति जुड़ा हुआ है। इसलिए कहने का मतलब मेरे भाइयों सीधा सीधा सा दिमाग में रखिए, 20 से लेकर 99 तक सारे शब्दों को अपन किसमें रखेंगे? किसमें रखेंगे बताओ? स्त्रीवाची पद के अंतर्गत रखेंगे। अच्छा सवाल जब आता है कि 1 से लेकर 18 तक की बात करें तो 1 से 18 तक के सारे शब्द जो होंगे संख्यावाची उनको अपन किसके अंतर्गत रखेंगे? पुरुष के अंतर्गत। जैसे एकह, ये पुरुष का भी है। अब इसमें एक भी बात और है क्या कि 1 से लेकर 10 तक जो संख्याएं हैं वो तीनों लिंगों में अपने रूप बनाती है, बल्कि 11 से लेकर 18 तक सारे के सारे पुल्लिंग के रूप बनाते हैं। आप ये दिमाग में रखना। 11 से 18 तक कर लो इसको। 1 से लेकर 10 तक तो सारे रूप तीनों लिंगों में बना देंगे अपने रूप। और भाई साहब आगे इंपॉर्टेंट बात है कि 11 से 18 तक सारे के सारे किसके रूप में? पुल्लिंग के रूप में। एकोनविंशति, 20 और 20 से लेकर 99 ये सारे के सारे शब्द स्त्रीवाची है, यानी कि स्त्रीवाची के रूप में इनको स्वीकार आप करना भूले नहीं। कहने का मतलब ये स्त्रीलिंग के रूप में स्वीकार किए जाने हैं। दोस्तों लिंग निर्धारण का ये एक प्रथम चरण जो था वो पूरा हुआ है आपका। आगे बात करता हूं। अब तल प्रत्यांत शब्द, जैसे शुक्ल में तल जोड़ेंगे तो शुक्लता हो जाएगा। जड़ता, मृदुता, जनता, ग्रामता, देवता, बंधुता, बंधुता, ऐसे कुछ शब्द जो हैं दोस्तों इनमें हम बात करेंगे। ऐसे निजता शब्द भी हो जाता है, निजता। कहने का मतलब यहाँ सीखने की विशेष बात ये भी है कि इन सब में आपके और तल प्रत्यांत शब्द पर क्या आ रहा है? ये तल प्रत्यय जुड़ा हुआ है और तल प्रत्यय यदि जुड़ा हुआ है तो इससे बनने वाले शब्द जो है आपके क्या हो गए? स्त्रीवाची हो गए। मी और नी प्रत्यांत शब्द जो होते हैं, मी और नी, जैसे भू धातु में मी प्रत्यय जुड़ा भूमि रूप बना। हा माने होता है हाय, हा में नी जुड़ा हानि बना। गलय धातु होती है उसमें नी जोड़ेंगे तो ग्लानी बनेगा। ऐसे दोस्तों भूमि, हानि, ग्लानी जो शब्द है आपके ये भी आपके स्त्रीवाची होते हैं क्योंकि इनमें छोटी की मात्रा आ रही है। अब हम बात करें जैसे रति है, मति है, गति है, ऐसे ही आपका राशि है। तो यहां सब इकारांत प्रत्यय जुड़ा हुआ है ये वाला, और ये इकारांत प्रत्यय होने के कारण ये पद आपके स्त्री के अंतर्गत जाते हैं। ठीक है दोस्तों, छोटी की मात्रा के अनेक पद बात करें तो ये भी थोड़ा सा अंतर मैं आपको बता दूं। रवि हुआ, कवि हुआ, मुनि हुआ, ये रवि, कवि, मुनि, ऐसे ही हवि, हरि। तो दोस्तों ये सारे शब्द जो है आपके ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है नपुंसक लिंग की। नपुंसक लिंग में सबसे इंपॉर्टेंट नियम हमारा एक ये निकल के आता है कि भाव में ल्युट प्रत्यांत। एक सूत्र है हमारा ल्युटी नपुंसके, ल्युटी नपुंसके। ये सूत्र हमसे एक बात कहता है कि नपुंसक लिंगवाची जो भी शब्द होंगे उनको अपन ल्युट के अंतर्गत रखेंगे, और गम में जोड़ेंगे ल्युट तो गमनम, हस में जोड़ेंगे तो हसनम, पठ में जोड़ेंगे तो पठनम। इस तरीके से आपके ये शब्द बना देते हैं। तो ये प्रत्यांत शब्द जो आते हैं वो भी आपके भाववाचक नपुंसक लिंग होते हैं,
जैसे महत्त्वम जोड़ा तो महत्त्वम बन गया, ग्रामत्वम, जड़त्वम, मृदत्वम, जनत्वम, ऐसे ही शुक्लत्वम, देवत्वम, ये त्वम प्रत्यान शब्द जो भी आपके आएंगे जिनमें त्वम जुड़ा होगा सीधा सीधा, वो भी आपके नपुंसक लिंगवाची पद होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है साथियों। अब से प्रत्यान शब्दों के बारे में बात करें तो सफल में से जोड़ा साफल्यम, शुक्ल में जोड़ा सौकल्यम, जड़ में जोड़ा जाड्यम, उदार में जोड़ेंगे तो औदार्यम, ऐसे ही ईश्वर में जोड़ेंगे तो ऐश्वर्यम। कहने का मतलब साथियों ये भी बात दिमाग में आप रख लें कि इन सारे प्रत्ययों सारे शब्दों में से प्रत्यय जुड़ा हुआ है, से प्रत्यय शब्द आपके नपुंसक लिंगवाची रूप बनाते हैं। दोस्तों अव्यय भाव में एक नियम है, अव्यय भाव शब्द में, अव्यय भाव समास में मोस्टली शब्द जो है वो नपुंसक लिंगवाची बनते हैं। जैसे अधि हरि, आपको देखने को तो ये हरि शब्द पुल्लिंग का लग रहा है ना, लेकिन ये नपुंसक लिंग का है। समासांत प्रत्यय होने के कारण भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया जाएगा। कहने का मतलब अधि हरि को अपन अधि हरिम के रूप में व्यक्त भले ही नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर अधि हरि जो रूप है अव्यय की दशा के कारण और अव्यय भाव समास का सामासिक पद होने के कारण नपुंसक लिंग में रखा जाता है। दोस्तों अव्यय भाव समास के सारे समस्त पद जो है वो नपुंसक लिंगवाची माने जाते हैं, ये ध्यान रखना आप। समाहार द्वंद्व की अगर हम बात करेंगे तो समाहार द्वंद्व के जितने भी समस्त पद बनते हैं आपके, जैसे कि शिरोग्रीवम, छत्रोपहानम, ऐसे पाणिपादम, ऐसे वाक्त्वचम, त्वक्सृजम, ऐसे कहने का मतलब जितने भी आपके शिरोग्रीवम, ये समस्त पद जो बन के आ रहे हैं समाहार द्वंद्व के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? समाहार द्वंद्व के अंतर्गत। जैसे शिरोग्रीवम, जैसे छत्रोपहानम, जैसे वाक्त्वचम। कहने का मतलब ये सारे के सारे नपुंसक लिंगवाची पद हैं, और नपुंसक लिंगवाची पद हैं तो इनके जो रूप हैं वो किसकी तरह चलेंगे? फल की तरह चलेंगे। ठीक है साहब। संख्या पूर्वा रात्रि, संख्या पूर्वा रात्रि कहने का मतलब रात्रि शब्द से पहले यदि संख्या जुड़ी हो, जैसे कि नवरात्रम, पंचरात्रम, द्विरात्रम, त्रिरात्रम, तो ऐसे चतुरात्रम। दोस्तों संख्या जुड़ी हुई है रात्रि से पहले, ध्यान रखना, रात्रि मूल पद है, उससे पहले संख्या होनी चाहिए। संख्या है तो साथियों सीधा सीधा सा समास, भले ही आपका द्विगु समास बने, लेकिन लिंग कौन सा होगा? नपुंसक लिंग होगा। ये बात आपको अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेनी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात एक ये भी रह जाती है दोस्तों जैसे लिंग में हम बात कर रहे थे, पुरुष संज्ञाओं का बोध कराने वाले, पुरुष संज्ञाओं का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों? पुल्लिंग कहलाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपके सामने जितने भी शब्द आ रहे हैं, आप अगर उसमें कोई प्रत्यय का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं तो उसको एक बार आप बोल के देखें, प्लस वाक्यों प्रयोग करके देखें। लिंग निर्धारण हेतु वाक्यों प्रयोग, हेतु वाक्य प्रयोग। यदि आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो आपका शायद लिंग निर्धारण करने में सुविधा मिलेगी। ये नियम एक थोड़ा सा अलग से बेसिक नियम है। पुरुष संज्ञाओं का बोध करा रहे हैं, पता चल रहा है, ठीक है, तो सीधी सी बात है पुल्लिंग हो ही जाएगा। अगर मान के चलिए पुरुष संज्ञा का भी पता नहीं चल रहा तो उसका वाक्य प्रयोग आप करके देखें, और वाक्य प्रयोग करके देखेंगे तो आपको क्रिया के रूप से ये पता चल जाएगा कि शब्द किस लिंग का है। जैसे हिंदी वाले कई बार बताते हैं, जैसे अपन पूछते हैं साहब पुलिस में कौन सा लिंग है तो दोस्तों पुलिस में यदि बात करेंगे तो आप लोग कोई भी लिंग निर्धारण नहीं कर सकते अकेले शब्द में, लेकिन जब बात करेंगे वाक्य के अनुसार तो वाक्य में आपने कभी सुना नहीं होगा कि पुलिस आ रहा है, आपने ये सुना होगा कि पुलिस आ रही है। तो दोस्तों पुलिस आ रही है तो पुलिस को अपन स्त्रीवाची के अंतर्गत रख देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बादल शब्द जो है वो कौन से लिंग का है पता नहीं है हमको, लेकिन बादल को अपन हम बात करें अंबु शब्द में, सॉरी अंबुज में, पयोज में,
पयोद में, अम्बुद पयोद शब्द में हम बात करेंगे तो दोस्तों ये आपको पुरुष का भी हो सकता है और नपुंसकलिंग का भी हो सकता है, क्योंकि कई शब्द ऐसे हैं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत जिनको अपन पुरुष और नपुंसकलिंग के अंतर्गत रखा जाता है। क्योंकि ऐसे शब्दों में जैसे बादल है, जैसे कि आप बात करें कमल नपुंसकलिंग का है, क्लियरली कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मोदक शब्द है, तो कल भी मैंने बहुत सारे ऐसे शब्दों के बारे में बात करी जिनमें एक से अधिक लिंग आपके आ रहे थे, वो भी पुरुष और नपुंसक। जो मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया, कहने का मतलब दोस्तों उससे पहले आप लोगों को ये वाला टॉपिक पढ़ने को नहीं मिला था, ये बाद में मिला है। बाद में मिला है तो उस टॉपिक से रिलेटेड इस टॉपिक को थोड़ा कनेक्टिविटी बना के आप पढ़िएगा, और पुरुष और नपुंसकलिंगवाची शब्द जो भी मैंने आपको लिखा है उनको आप यहां भी थोड़ा निर्धारित कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आनंद की अनुभूति होगी। सेकंड ऑफ ऑल बात करें साथियों कि स्त्री संज्ञाओं का बोध कराने वाले, स्त्री संज्ञाओं का बोध कराने वाले शब्द, स्त्री संज्ञाओं का बोध कराने वाले शब्द, जैसे कि हम बात करें जैसे नारी है, रति है, गति है, मति है, साफ पता चल रहा है कि स्त्रीवाची पद है, तो सोच रहे नहीं है। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई शब्द कैसे लिंग से रिलेटेड है, हमें क्लियर नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप वाक्य में लिंग निर्धारण हेतु आप उसका वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं, क्लियर से पता चल जाएगा। दोस्तों तीसरी कंडीशन में एक बात और आती है, जो ना पुरुष हैं, जो ना तो पुरुष हैं और ना स्त्री हैं और ना ही स्त्री हैं, अर्थात जो श्वसन, उत्सर्जन जैसी भौतिक क्रियाएं नहीं करते हैं, भौतिक क्रियाएं नहीं करते हैं, उनको नपुंसक लिंग के अंतर्गत रखा जाता है। उनको नपुंसक लिंग कहा जाता है। दोस्तों नपुंसक लिंग की पहचान करने का ये एक अच्छा तरीका हो सकता है आपके लिए कि जो पुरुष नहीं है, स्त्री नहीं है। पहली बात तो अगर आपको पुरुष और स्त्री का पता नहीं चल रहा तो सीधा सीधा श्वसन, उत्सर्जन जैसी भौतिक क्रिया जो नहीं करते हैं तो उनको अपन किसके अंतर्गत रख सकते हैं, नपुंसक लिंग के अंतर्गत रख सकते हैं। साथियों जैसे कानन शब्द है, अब आप लोगों को पता ही नहीं कि कानन का मीनिंग क्या है, तो आपको इसके लिए संस्कृत के शब्दकोश को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। और संस्कृत शब्दकोश को जानने के लिए संस्कृत का विकिपीडिया पढ़ा होता है गूगल पर, तो दोस्तों संस्कृत विकिपीडिया के माध्यम से आप ये जानकारी बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। तत्पश्चात आपको ये जानने में असुविधा नहीं होगी कि इसमें कौन सा लिंग है। ठीक है साथियों, एक बार वापस से मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये जो प्रत्ययों की श्रृंखला आपको बताइए गई है अप आज नंग की, है ना, ऐसे प्रत्यय अक्षर प्रत्यान शब्द जो बात कर रहे थे दोस्तों, ऐसे हमने आपको प्रत्यय कुछ और बताए थे जिनका आप जानते हैं, जैसे कि यत है, न्यत है, क्यप है ना, यत और न्यत क्यप, तीन प्रत्यय ये भी मैंने आपको बताए। दोस्तों ऐसे ही हमने एक बात और बताई थी, तबियत अनियर, तबियत अनियर प्रत्यय की बात भी हमने आपको बताई थी। तो कहने का मतलब ये भी आपके सारे स्त्रीवाची पद भी बनाते हैं, पुरुषवाची पद भी बनाते हैं और नपुंसकलिंगवाची पद बनाते हैं। तो कहने का मतलब यत, न्यत, क्यप, तबियत और अनियर इन प्रत्ययों से लेकर जब हम बात करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर इनमें से कौन सा प्रत्यय है, क्योंकि इनके रूप में आपको प्रत्यय के अंतर्गत बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, प्लस आपको पहचान करने का तरीका भी बता चुका हूँ। अच्छा साहब, स्त्रीवाची प्रकरण में हम लोग अलग से बात बाद में करेंगे, फिलहाल हमारा दिमाग यहाँ भी चलता है कि कृदंत को लेके तो हमने बात जो करी थी विस्तृत, तद्धित को लेके भी हमने बात विस्तृत करी थी। तो जो भी मैंने प्रत्यय पढ़ाए कृदंत और तद्धित के अंतर्गत, उनमें से
सारे के सारे तीनों लिंगों में रूप बनाने के लिए लगभग तैयार थे, और जो रूप मैंने बना के बताया तो उनको भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, बशर्ते कि पहचान करने का तरीका राम रमा फल की तरह रूप बताए थे, किसी के जगत की तरह रूप बताए थे, किसी के नदी की तरह रूप बताए थे, तो ये सारे शब्द रूप आपको यहीं से निकल के आते हैं। ठीक है साहब, आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को एक बार लिखेंगे, तत्पश्चात पढ़ेंगे, और पढ़ के आपको ये सारा कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं दोस्तों। और लिंग निर्धारण के लिए जो विशेष बात थी वो वाक्य प्रयोग करने वाली बात विशेष थी। अब वाक्य प्रयोग के लिए आपको जैसे मैं थोड़ा सा समझा के चलूं, तो देखिए जैसे मैं आपसे पूछने लगूं अभी कि सेंटेंस है आपका, अंबिका फलम खादती। दोस्तों वाक्य इसमें अंबिका क्या है, कर्ता है। अब कर्ता किस लिंग का है, ये कर्ता हो गया, और इस कर्ता में लिंग हो गया दोस्तों आपका स्त्रीलिंग। अब आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि कर्ता स्त्रीलिंग का है, वो तो आप जानते ही हैं। इस सेंटेंस को देखे आपको ये खादती के लिए रेखांकित कर दे और आपसे पूछे कि वाक्य अस्मिन् क्रिया लिंगम किम, इस वाक्य में क्रिया का लिंग क्या है, तो क्रिया का लिंग पुरुष के अनुसार ही कौन सा लिंग होगा दोस्तों, स्त्रीलिंग का ही होगा। ये चीज भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है कि क्वेश्चन आपको इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। ऐसे ही साथियों नेक्स्ट, जैसे रमेश तंडुलान क्रीणाति, रमेश है तंडुलान क्रीणाति, रमेश चावलों को खरीदता है। तो मित्रों यहाँ पर क्रीणाति क्रियाया कर्तृपदम किम, ये आपका कर्तृपद है, और रमेश से कर्तृपद से क्रियापदम किम, ये आपका क्या है, क्रियापद है। दोस्तों ऐसी कुछ बातें आपको पेपर में पूछ ली जाती हैं कि कर्ता या क्रिया किम, क्रिया या कर्ता किम, और विशेषण विशेष्य किम। जैसे कि तीसरा सेंटेंस मैं आपके सामने लिख के बताऊं, अंबरम नीलाच्छादितम, सेंटेंस लिखा हुआ है अंबरम नीलाच्छादितम। दोस्तों वाक्य अस्मिन् विशेषण विशेष्यम निर्धारितम कुरु, विशेषण विशेष्यम, तो प्रश्न में विशेषण और विशेष की बात पूछ रहा है, विशेषण और विशेष्य। साथियों बताने का श्रम करें कि अंबरम नीलाच्छादितम, क्लियर पता चल गया आपको कि अंबर है एक इसमें, दूसरा आपका नील है, और तीसरा है आपका आच्छादितम। तो देखिए नंबर फर्स्ट जब हम अंबर को लेके बात करते हैं, तो अंबर माने होता है आकाश, अंबर माने क्या होता है, आकाश। नीलम या नील, नील माने होता है दोस्तों नीला, और आच्छादितम ये हो गया भाई साहब क्या, क्रियापद। कहने का मतलब आकाश माने अंबर होता है, नीला का नील विशेषण होता है, और क्रियापद आपका आच्छादितम हो गया। प्रश्न में आपसे विशेषण और विशेष का भाव पूछा है, प्रश्न में पहले पूछ दिया विशेषण, तो विशेषणम किम, विशेषणम नीलम, और विशेष्यम किम, अंबरम। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। अब मैंने कैसे निर्धारण कर लिया कि यहाँ पर अंबर विशेष्य है और नील विशेषण है, तो भाई साहब विशेषण की परिभाषा क्या होती है, जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, जो कर्ता की विशेषता बतलाते हैं, जो कर्म की विशेषता बतलाते हैं, जो सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, जो संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं। कहने का मतलब वे क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। विशेषण रंग रूप गुण प्रकृति आधार के ऊपर काम करता है दोस्तों। तो रंगवाची, रूपवाची, गुणवाची, प्रकृति स्वरूपवाची शब्द जो होते हैं वो विशेषण की संख्या में रखे जाते हैं, और इन विशेषण पदों को आप लोग जो है किसके अंतर्गत मानेंगे, विशेषण के अंतर्गत ही मानेंगे। अच्छा एक बात और,
ये विशेष जो है ये शब्द हमको थोड़ा सा सीख लेना है। विशेष का जो काम है वो संज्ञा से होता है, यानी संज्ञा का नाम या संज्ञा के पद को अपन क्या कहते हैं, विशेष से कहते हैं। किसी संज्ञा के नाम को विशेष कहा जाता है। संज्ञा आपकी कितने प्रकार की है? संज्ञा के प्रकारों की बात करें तो सबसे पहले देखो व्यक्ति जाति भाव तो होते हैं, समूहवाची और द्रव्यवाची भी होते हैं। व्यक्ति जाति भाव ये तो मौलिक संज्ञाएं होती हैं दोस्तों। और जाति के अंतर्गत बात करें तो द्रव्यवाची और समूहवाची, ये इसके अंतर्गत संज्ञाएं होती हैं। तो लगभग 5 प्रकार के भेद होते हैं संज्ञा के। तो संज्ञा कोई सी भी हो उसको अपन किसके नाम से जानेंगे, विशेष नाम से जानेंगे। तो हमारे सिलेबस में विशेषण विशेष की पहचान के सवाल में पूछ लिए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट और अहम बात ये भी होती है साथियों कि जैसे मान के चलिए आपसे प्रश्न पत्र में एक लाइन दे दी, ये वाली विशेषण विशेष से पूछ लिया, दोनों चीजें पूछ सकता है। अगर दोनों नहीं पूछी एक चीज पूछ सकता है कि अंबरम नीलाच्छादितम वाक्यस्मिन् विशेष पदम के, तो ऑप्शन में अंबरम नीलम आच्छादितम और सर्वे दे दिया, तो बताओ विशेष पद कौन सा है, अंबरम है। अंबरम नीलाच्छादितम वाक्यस्मिन् विशेषण पदम के, अकेले से बात कर सकता है, तो अंबरम नीलम आच्छादितम ऑप्शन में दे दिए, विशेषण पदम क्या हो गया, नीलम हो गया। और इसमें आपसे पूछ सकता है कि अंबरम नीलाच्छादितम वाक्यस्मिन् क्रियापदम के, तो आच्छादितम क्रियापद हो जाएगा। और आपसे पूछ सकता है कि आच्छादितम क्रियापदे उपसर्गस्य निर्दिशत, उपसर्ग नाम निर्दिशत, तो आच्छादित, आ उपसर्ग है भाई साहब, छद धातु है और क्यत प्रत्यय है, तो इसकी भी प्रकृति प्रत्यय के बारे में थोड़ा जानकारी हम करें तो देखिए आ उपसर्ग पूर्वक छद धातु में क्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये आ प्लस छ के बीच में कौन सा त्वकागम संधि हो जाएगी, आच्छादित रूप बनेगा, आच्छाद बनेगा और क्यत प्रत्यय जोड़ने से आच्छादित रूप बन जाएगा। अब ये आच्छादित रूप जो है यहाँ पर नपुंसक लिंग का है, जबकि मैंने आपको ये भी बताया था कि क्यत प्रत्यान शब्द तीनों लिंगों में रूप बनाते हैं। तीनों लिंगों में अगर ये होता क्या आपका, अगर ये होता आच्छादित है तो ये हम मान लेते कि अंबर शब्द किस लिंग का है, पुल्लिंग का है। आच्छादितम लिखा हुआ है तो हमको मानना पड़ेगा कि ये नपुंसक लिंग का है, क्योंकि नपुंसक लिंगवाची शब्दों में पीछे अम जुड़ा होता है या मां जुड़ा होता है। तो दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको हम सिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से आगे अगली श्रृंखला में हम आपके लिए गद्यांश और पद्यांश को लेकर भी सवालों की चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारी भी परीक्षा के अंतर्गत गद्यांश और पद्यांशों की जानकारी भी बहुत अच्छे से कई बार पूछी गई है। कई बार क्या आप तक जितनी भी परीक्षा हुई इसमें गद्यांश और पद्यांशों को लेकर डायरेक्टली सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सेंटेंस दे दिया जाता है, संज्ञा पद को निर्देशित कराया जाता है, सर्वनाम पद को निर्देशित कराया जाता है। तो इन सारी चीजों की चर्चा हम गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश के अंतर्गत आपको विशेषतः बताने वाले हैं। तो दोस्तों देखते रहिए अवस्थी कंपटीशन क्लासेस। नमस्कार और धन्यवाद।